हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ऑल वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं ये वर्णमाला का जो है ये पार्ट तीसरा है। यहाँ पर ये तीसरा पार्ट, ये तीसरा वीडियो लेकर के हम आए हैं। तो आइए हम वर्णमाला के तीसरे पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे हैं एक बार जो है हम इसकी झलक यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो है वर्णमाला का जो है यहाँ पे तीसरा पार्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो तीसरा पार्ट है आज हम जो पढ़ेंगे वो व्यंजन वर्ण के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला हमने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम जो ये लेकर के आए ये है व्यंजन वर्ण से संबंधित। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, इनका उच्चारण हमेशा स्वर की ही सहायता से होता है, इसीलिए व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। एक नोट पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में जो है यहाँ पे अस्वर मिला होता है। क्या मिला होता है? अस्वर मिला होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आ के बिना जो है व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अ के बिना किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिया यहाँ पे आधा का, यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अ। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों मिल के क्या बना है, यहाँ पे का बना है। तो यहाँ पे देखिए ये आधा का है तो ये क्या है, ये व्यंजन है, और ये देखिए आ है तो ये क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे जो है ये का जो मिल के बना है व्यंजन वर्ण, ये जो है स्वर और व्यंजन दोनों से मिल के बना है। अर्थात यहाँ पे जो ये व्यंजन वर्ण है का ये उच्चारित होता है तो ये आ की सहायता से हो रहा है, इसीलिए जो है इसमें आ जुड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है खा। अब देखिए ये जो खा है, खा में जो है क्या जुड़ा है, यहाँ पे देखिए आ स्वर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे खा जो है ये क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि व्यंजन वर्ण हमेशा जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ और नोट पॉइंट है याद रखना कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जो है परितंत्र भी कहा जाता है। इन्हें परितंत्र क्यों कहा जाता है ये समझिए, क्योंकि ये हमेशा स्वर पर ही व्यंजन वर्ण ये जो है निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, परितंत्र कहा जाता है। एक और नोट पॉइंट याद रखना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए कि दो व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहा है कि दो व्यंजन के मिलने से जो है क्या होता है, ये संयुक्त व्यंजन होता है। अर्थात दो व्यंजन मिले और एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक जो है यहाँ पे वर्ण लिया, जैसे हमने लिया छत, क्या लिया, छ। तो अब यहाँ पे देखिए श कैसे मिल के बना है, ये आधा क है और क्या है, यहाँ पे श है। तो ये ऊष्म श है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क भी क्या है, एक व्यंजन है, और ये श भी क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें देखिए दो व्यंजन है। तो यही कह रहा है कि दो व्यंजन है, ये मिल करके जो है क्या बनाते हैं, एक जो है संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि दो व्यंजन यहाँ पे मिला और ये जो है एक जो है नया व्यंजन बन के तैयार हुआ, तो ये क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। याद रखेंगे इनको। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ व्यंजन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखिए व्यंजन की जो है मूल संख्या, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजन की मूल संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे कितनी है, 33 है। तो 33 कौन कौन सी है, यहाँ पे देखिए पहला आता है स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 25। दूसरा आता है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या है 4। और इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या कितनी है, 4 है। तो ये इनको जो है अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे इनकी कुल संख्या क्या होती है, 33 होती है। तो याद रखेंगे व्यंजन की जो है मूल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब यहाँ पे देखिए अगर व्यंजन की कुल संख्या की बात की जाए, कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या होती है 39। तो इसमें देखिए 39 कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन इसकी संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन इसकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन इसकी संख्या जो है यहाँ पे 4 है, संयुक्त व्यंजन इसकी संख्या 4 है, और द्विगुण व्यंजन इसकी संख्या यहाँ पर 2 है। तो याद रखेंगे जो है यहाँ पे
अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन को अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 39 हो जाती है। तो इसीलिए व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 39 होती है। अगर हम व्यंजन के भेद की बात करें तो इसके 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद हैं। पहला आता है यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं जो है यहाँ पे व्यंजन का वर्गीकरण। अगर हम व्यंजन के वर्गीकरण की बात करें, इसको हम कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला यहाँ पे आता है सामान्य के आधार पर, दूसरा आता है प्रयत्न के आधार पर, तीसरा उच्चारण के आधार पे, चौथा घोषत्व के आधार पे, पांचवा है प्राणत्व के आधार पे, छठवां है आगत एवं गृहीत ध्वनियां हैं, और कुछ हम लास्ट में ये देखेंगे, कुछ परीक्षा उपयोगी जो है महत्वपूर्ण दृष्टि से देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण वर्ण कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आइए हम एक एक करके जो है यहाँ पे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला आता है, यहाँ पे देखिए, पहला आता है सामान्य आधार पे। कौन से आधार पे? सामान्य आधार पे यहाँ पे पहला आता है। तो सामान्य आधार पे इसको हम कई भागों में देखते हैं। पहला यहाँ पे देखिए सामान्य आधार पे स्पर्श व्यंजन। तो याद रखेंगे स्पर्श व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो है ये जो हवा होती है, ये हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी किसी जो है स्थान विशेष को क्या करती है? ये स्पर्श करते हुए निकलती है, तो ये स्पर्श व्यंजन होता है। तो स्थान विशेष जैसे यहाँ पे हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ये स्थान विशेष से जो है अगर हवा जो है फेफड़े से निकल करके ये मुंह के किसी भी जो है यहाँ पे विशेष स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को अगर ये स्पर्श करते हुए निकलते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है। याद रखेंगे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। तो कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आता है क वर्ग। क वर्ग में 5 अक्षर हैं या 5 वर्ण है। यहाँ पे देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, इसमें 5 जो है। इसके बाद च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और प वर्ग। तो ये सभी अगर सभी के जो है 5 5 यहाँ पे मिला दिए जाए, कुल संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। तो इसीलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे च वर्ग में च, छ, ज, झ यहाँ आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ अड़ा आता है। त वर्ग में त, थ, द, ध न आते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ म आते हैं। तो इनको याद रखेंगे आप लोग। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। आइए हम आगे चलते हैं। इस जो है सामान्य के आधार पे दूसरा यहाँ पे भाग देखते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के जो है, याद रखेंगे, पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हमेशा किसके बीच में होंगे? स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होंगे हमेशा। इनको याद रखेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। याद रखेंगे कितनी संख्या है? 4 है। कौन कौन सा है? यहाँ पे है य, र, ल और व। तो ये जो है अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। तो याद रखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया अच्छे से, तो आपको दोबारा वर्णमाला कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? याद रखेंगे ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो है ये जो वायु होती है ये मुख में किसी स्थान विशेष पर जो है ये घर्षण करती है, रगड़ती है, और रगड़ने के बाद जो है वो जब रगड़ खा के बाहर निकलती तो क्या पैदा करती है? ऊष्मा या गर्मी अगर पैदा करती है तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। कहीं ना कहीं अगर हम किसी व्यंजन का उच्चारण करें तो वो मुख में कहीं विशेष स्थान पर वो क्या करती है? घर्षण करती है, अर्थात रगड़ती है, और रगड़ करके वो बाहर जब निकलती है तो ऊष्मा पैदा करती है, अर्थात वो गर्मी पैदा करती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? याद रखेंगे ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4। कौन कौन सा है? श, श, स और ह। याद रखेंगे ये जो है ऊष्म व्यंजन की यहाँ पे संख्या 4 होती है। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे
इस जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। अगला आता है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। याद रखेंगे, दो व्यंजन क्या होते हैं? अगर यहाँ पे क्या होते हैं, एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं, मतलब दो व्यंजन होंगे और क्या होंगे, एक ही स्वर होगा, उनके सहारे अगर बोले जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो याद रखेंगे, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क है और यहाँ पे श है, उष्म श। अब देखिए दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों जो है क्या है? व्यंजन है। और इसमें केवल क्या है? एक ही स्वर है इसमें। अब देखिए ये दोनों व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं, ये श पढ़ा जा रहा है, श पढ़ा जा रहा है, इसीलिए जो है ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा ता है और रा है और इसमें क्या है? एक स्वर जुड़ा हुआ है। तो ये जो है दोनों व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं, इसीलिए जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, त्र। इसके बाद यहाँ पे देखिए ज्ञ, ये कैसे मिलके बना है? ज है, आधा ज है, इया है और अ, तो ये जो है ज्ञ बना है। इसके बाद स्रा आता है। स्रा देखिए यहाँ पे आधा शा है, रा है और अ है, ये मिलकर के क्या बना है? श्रा बना है। इनको याद रखेंगे। कुछ यहाँ पे याद रखेंगे, ये संयुक्ताक्षरों से जो है संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि संयुक्ताक्षरों का अगर हम उच्चारण की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा में जो है उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के कितनी रीतियां हैं? 3 रीतियां हैं, याद रखेंगे। कितनी रीतियां हैं? 3 रीतियां हैं, याद रखेंगे। पहला आता है यहाँ पे देखिए संपृक्त ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां आती है? संपृक्त ध्वनियां आती है। और दूसरा यहाँ पे आता है यहाँ पे आता है, पहला आता है संयुक्त ध्वनियां, दूसरा आता है संपृक्त ध्वनियां, तीसरा है द्वितीय युग्मक। इसको क्या बनाएंगे? इसको आप युग्मक बना लेंगे। तो ध्यान से यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे संयुक्ताक्षरों की कितनी रीतियां हैं? याद रखेंगे 3 रीतियां हैं। यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा लेंगे। 3 रीतियां हैं। पहला आता है यहाँ पे संयुक्त ध्वनि, दूसरा आता है संपृक्त ध्वनि और तीसरा आता है द्वितीय युग्मक ध्वनिया। तो इसको याद रखेंगे आप। आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे इनको देखते हैं। संयुक्त ध्वनिया किसे कहते हैं, संपृक्त ध्वनिया और द्वितीय युग्मक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हम देखते हैं यहाँ पे संयुक्त ध्वनिया। कौन सी देखते हैं? संयुक्त ध्वनिया। ध्यान से देखिए, संयुक्त ध्वनिया कहते किसे हैं? यहाँ पे देखिए जब दो या दो से अधिक व्यंजन, कितने? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनिया परस्पर क्या हो जाए? ये संयुक्त हो जाए। और संयुक्त हो जाने के बाद एक ही स्वर के सहारे लिखी जाए या बोली जाए तो क्या होती है? वो जो है संयुक्त ध्वनियां यहाँ पे कहलाती है। याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है प्राण। क्या लिखा है? हमने लिखा है यहाँ पे प्राण। तब देखिए प्राण को अगर आप यहाँ पे तोड़ते हैं, पहले क्या आता है? यहाँ पे आधा पा, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद यहाँ पे रा आता है, इसके बाद क्या आता है? यहाँ पे आ आता है बड़ा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्रा। क्या बनेगा? प्रा बनेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे अड़ा आता है और फिर क्या आता है? यहाँ पे आ आता है, आधा अड़ा है और फिर क्या है? यहाँ पे आ आता है। तो ये जो है क्या मिलके बना है? ये बना है प्राण। क्या बना है? प्राण। अब यहाँ पे देखिए यही क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प है और र है, दोनों यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक व्यंजन। अब यहाँ पे देखिए एक दो दो व्यंजन यहाँ है, एक व्यंजन यहाँ है। अब देखिए दोनों जो है एक ही स्वर के सहारे लिखे या बोले जा रहे हैं, अर्थात केवल अ के सहारे ही ये लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इसीलिए संयुक्त ध्वनियां कहलाती है। उसी तरह से प्रवाद है, उसी तरह से ड्राइवर है, स्टेशन है, ब्रह्मा है आदि, ऐसे अगर आपको शब्द मिल जाए तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। इनको याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं हम दूसरा भाग इसका, संपृक्त ध्वनियां। कौन सी? संपृक्त ध्वनियां। याद रखेंगे संपृक्त ध्वनियां किसे कहते हैं? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। जब एक ध्वनि क्या हो? दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो ध्वनियां क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनियां कहलाती है। क्या कहलाती हैं? संपृक्त ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया? संपृक्त ध्वनियां क्या होती हैं? एक यहाँ पे एक ध्वनि ऐसी होगी जो दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है। क्या होती है? यहाँ पे दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, अर्थात उससे जुड़ जाती है, तो उसे हम संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक शब्द लिया हमने, चंबल।
तो चंबल में देखिए यहाँ पे आधा म है, क्या है, आधा म, एक ध्वनि है, तो ये आकर के कहाँ है कि यहाँ पे आकर के जो है दो व्यंजनों से जो है क्या होती है, ये जुड़ जा रही है, इसीलिए क्या होती है, संपृक्त ध्वनियां होती है। एक और एग्जांपल लिया हमने कप्तान, कप्तान में देखिए आधा प है, तो आधा प ता और ना से जो है ये जुड़ जा रहा है। यहाँ पे संबल में देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे व्यंजन है, और यहाँ पे देखिए क्या है, आधा म है, तो ये जो है देखिए किससे जुड़ जा रहे हैं, ये आगे दो व्यंजनों से जुड़ जा रहे हैं या संयुक्त हो जा रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, संपृक्त ध्वनियां। तो देखिए यहाँ पे चा है, जैसे चंबल में देखिए यहाँ पे चा है और बा है, देखिए चा है और बा है, यहाँ पे दो व्यंजन हैं, तो दो व्यंजनों के मध्य में क्या है, यहाँ पे माँ आया है, तो इसीलिए क्या होती है, अब देखिए माँ इसमें संयुक्त हो गया है, इसीलिए क्या है, ये संयुक्त ध्वनियां होती है। इनको याद रखेंगे, इनको हम कहते हैं संपृक्त ध्वनियां, क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनियां। आइए हम आगे चलते हैं, इसका तीसरा वाला भाग देखते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है द्वितीय युग्मक। द्वितीय युग्मक किसे कहते हैं, याद रखेंगे, द्वितीय युग्मक ध्वनियां किसे हम कहते हैं, याद रखेंगे, जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आ जाए, एक ही शब्द और जब किसी शब्द में एक ही वर्ण क्या हो, दो बार आ जाए, तो वो द्वितीय युग्मक कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया कच्चा, क्या लिया, कच्चा एग्जांपल लिया। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आ जाए, एक वर्ण देखिए यहाँ पे है चा, तो ये चा देखिए दो बार आ गया है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये जो है द्वितीय युग्मक हो गया, ये द्वितीय बन गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए जा आया है, तो फिर यहाँ पे जा आया है, तो ये जो है क्या हो जाते हैं, द्वितीय हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आधा का है, फिर आधा का है, तो ये एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे अगर हो तो ये क्या कहलाते हैं, द्वितीय युग्मक कहलाते हैं। अगर वो एक जैसे ना हो तो संपृक्त ध्वनियां हो जाती है, याद रखेंगे। इसके बाद आता है अयोगवाह, क्या आता है, अयोगवाह आता है, याद रखेंगे, अयोगवाह की संख्या दो होती है, एक आता है अंक और दूसरा आता है यहाँ पे अह, याद रखेंगे इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। आइए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको जो है इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये पीडीएफ चाहिए।